हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस लॉ, और जिसके अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के सभी अनुबंध जो होते हैं ठहराव होते हैं, लेकिन सभी ठहराव जो है अनुबंध नहीं होते। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो अनुबंध है उसका मतलब क्या है। उसी तरह ही जो एक वैध अनुबंध के क्या जो है अनिवार्य तत्व है उसको बताओ। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। उसी तरह ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अनुबंध है उसका मतलब क्या होता है। देखो, अनुबंध जो होता है किसी कार्य को करने या ना करने का एक ठहराव होता है। यहाँ पे जो ठहराव होता है जिसको हम कानूनी रूप से लागू कर सकते हैं। अनुबंध वो ठहराव होता है, वो समझौता होता है जो कानून द्वारा लागू किया जा सकता है। जो ठहराव कानून द्वारा लागू नहीं किए जा सकते वो अनुबंध नहीं होते। सैलमन के मुताबिक अनुबंध जो है एक समझौता है, एक ठहराव है जो पार्टियों के बीच दायित्व को बनाता है, उनके बीच में क्या दायित्व होते हैं उनको बताता है और उनको परिभाषित करता है। प्रत्येक ठहराव यो वचन राज निगम द्वारा लागू होता है। देखो, जो भी ठहराव या एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है जिसको हम कानून द्वारा लागू करवा सकते हैं वो अनुबंध कहलाता है। ये सर फ्रेडरिक पॉलक ने डिफाइन किया है। उसी तरह अनुबंध अधिनियम की धारा 2H के मुताबिक उसकी परिभाषा ये है। अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राज निगम द्वारा प्रवर्तनीय होता है। अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जिसको कानून द्वारा लागू करवाया जा सकता है। देखो, जो ठहराव कानून द्वारा लागू नहीं करवाए जाते वो अनुबंध नहीं होते। तो अनुबंध जो होता है उसके अंदर दो आवश्यक तत्व है कि जो पार्टीज हैं, दो पार्टीज हैं, दो या दो से ज्यादा पार्टीज हैं, उनके बीच में ठहराव है, समझौता है। और ये जो ठहराव होता है इसको हम कानून के द्वारा लागू करवा सकते हैं। ये उनके बीच में वैधानिक जो दायित्व होते हैं वो जो है उसको मतलब जब भी ठहराव होता है तो वो अनुबंध तब बनता है कि जब वो कानूनी रूप से लागू करवाया जा सकता है और दोनों पार्टीज के अंदर जो वैधानिक दायित्व को वो जन्म देता है। ठहराव का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो है पहले प्रस्ताव रखता है, दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव पर स्वीकृति देता है। इसलिए दो पार्टीज का होना जरूरी है। कोई भी अनुबंध राज निगम द्वारा तभी लागू हो सकता है जब वो वैधानिक दायित्व उत्पन्न करता है। कुछ जो ठहराव होता है जैसे प्रत्येक वचन या वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे का प्रतिफल है। जैसे एक पार्टी ऑफर देती है, प्रस्ताव देती है, दूसरी पार्टी उसको स्वीकृति देती है तो जाके ठहराव बनता है। बट अगर वो कानून द्वारा लागू किया जाता है तो वो अनुबंध बनता है। ठहराव के लिए समानी कोई मतलब समानी सहमति होनी चाहिए, यानी दोनों पक्ष एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत हो। मतलब कंसेंसस एड आइटम होना चाहिए कि जैसे राम अपनी लाल कार बेचना चाहता है, वो अपनी मारुति लाल कार बेचना चाहता है, परंतु श्याम समझता है कि वो अपनी लाल सेंट्रो कार बेचना चाहता है। तो यहाँ पे सामान्य सहमति नहीं है, तो ये अनुबंध नहीं है। अनुबंध के लिए जरूरी है ठहराव के लिए कि सामान्य सहमति होनी चाहिए कि दोनों पार्टी जो है एक ही बात को एक ही भाव के अंदर समझे। मैं अपनी मारुति कार 1988 मॉडल 50,000 में बेचना चाहता हूँ, और बी उसको कहता है हाँ मैं आपकी लाल मारुति कार 1988 मॉडल 50,000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूँ। एक पार्टी दूसरी पार्टी को ए ने ऑफर दी है, बी को, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पे दोनों पार्टीज की जो इरादा है वो वैधानिक दायित्व पैदा करने का है। तो ये जो ठहराव है ये कानून द्वारा लागू किया जा सकता है। अगर ए पार्टी ब्रीच करती है तो बी कोर्ट में जा सकता है। अगर डी पार्टी ब्रीच करती है तो यहाँ पे ए जो है कोर्ट के अंदर जा सकता है। तो कानून में लागू होने का मतलब है कि जो अनुबंध को अनुबंध पहले ठहराव है,
वो अनुबंध कब बनता है, क्योंकि जो ठहराव है वो बहुत ही व्यापक जो है शब्द है, क्योंकि उसके अंदर जो सामाजिक, घरेलू, नैतिक जो एग्रीमेंट होते हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं, लेकिन वो अनुबंध नहीं होते। कानून में लागू होने का मतलब है कि जब अनुबंध बनता है तो वहां पे जो कानूनी जो होती है कि अगर कोई भी पार्टी जो है किसी टर्म को ब्रीच करती है, मतलब पूरा नहीं करती, तो दूसरी पार्ट कोर्ट के अंदर जा सकती है। उस समझौते को हम कानूनी रूप से लागू करवा सकते हैं। अनुबंध का मतलब होता है स्वीकृत प्रस्ताव, या जिसको हम कह सकते हैं कि पहले ठहराव होना चाहिए, और वो ठहराव जो होता है कानून द्वारा लागू हो सकता है। अगर कोई कहता है कि मैं बंगला जो 10-20 लाख का है, मतलब 20 लाख का बंगला मैं आपको 10 रुपए में बेच दूंगा, तो यहाँ पे कोई इरादा नहीं है कानूनी संबंध बनाने का। तो अनुबंध को हम कह सकते हैं पहले वहां पे प्रस्ताव होना चाहिए, प्रस्ताव के बाद स्वीकृति जो ठहराव हो जाता है, और ये जो ठहराव है उसको कानूनी रूप से हम लागू कर सकते हैं, तो जाके वो अनुबंध बनता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा ठहराव है, तो इसके अंदर सामाजिक एग्रीमेंट भी आ जाते हैं, नैतिक एग्रीमेंट भी आ जाते हैं, घरेलू एग्रीमेंट भी आ जाते हैं, जो कि अनुबंध नहीं होते। तो बालोफर के पति जो मिस्टर बालोफर जो कि एक मतलब श्रीमती बालोफर के पति हैं, मतलब श्रीलंका में काम करते हैं। उन्होंने अपने पति जो उसकी पत्नी लंदन में रहती है, तो उसको कहा था कि 30 पाउंड जो है मैं तुम्हें हर महीने भेजूंगा। तो वो अपने पति मेडिकल ग्राउंड के बेसिस पे जा नहीं सकी, तो श्री बालोफर ने ये रेशी देने से बाद में मना कर दिया। तो श्रीमती बालोफर जो थी वो कोर्ट में चली जाती है, अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कर देती है। अदालत ने मामले को खारिज कर दिया, कहा कि ये घरेलू समझौता था, ये अनुबंध नहीं है, तो ये कानूनी रूप से इसको लागू नहीं किया जा सकता। तो अब हम देखते हैं कि सभी जो ठहराव होते हैं वो अनुबंध नहीं होते, लेकिन सभी मतलब जो सभी अनुबंध होते हैं वो ठहराव होते हैं, लेकिन जो सभी ठहराव होते हैं वो अनुबंध नहीं होते। जब हम किसी को प्रस्ताव देते हैं, उसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो वो ठहराव होता है। ठहराव जो है एक व्यापक शब्द है, क्योंकि उसके अंदर सामाजिक समझौते भी आ जाते हैं, नैतिक समझौते भी आ जाते हैं, और जो कानूनी रूप से होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो जो समझौते या ठहराव जिनको हम कानूनी रूप से लागू करवा सकते हैं, वो ही अनुबंध कहलाते हैं। जैसे हम किसी को भोजन पे आमंत्रण देते हैं और उसको भोजन नहीं कराते, तो वो मुकदमा नहीं फाइल कर सकता। इसी तरह ही जैसे हम किसी को खेलने के लिए बुलाते हैं कि चलो आज हम शाम को खेलते हैं, या होटल में इकट्ठे पार्टी करते हैं, तो ये जो होते हैं ये सामाजिक अ, जो है ठहराव होते हैं। तो ये दोनों मतलब जो पार्टीज होती हैं उनके बीच में कोई कानूनी संबंध स्थापित नहीं करते, और वो अनुबंध नहीं होते। जो ठहराव है अगर उसका अधिनियम की धारा 10 के सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो वो अनुबंध बन जाता है। तो जो समझौते कानून में लागू नहीं होते, जैसे सामाजिक जो ठहराव है, नैतिक जो ठहराव है, वो अनुबंध नहीं होते। समझौता जो होता है, ठहराव जो होता है, कई जगह पे इसको समझौता भी यूज किया गया है, एक व्यापक शब्द है। इसमें सामाजिक तथा घरेलू समझौते भी शामिल होते हैं। अधिनियम धारा 10 के मुताबिक सभी समझौते जो होते हैं अनुबंध होते हैं, अगर वो 10 के मुताबिक जो एलिमेंट है वो उनके अंदर प्रेजेंट है। लाइक जो भी ठहराव अगर हम उसको अनुबंध कहना चाहते हैं, तो सेक्शन 10 के अंदर जो अनिवार्य है वो प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे पक्षों की जो स्वतंत्र सहमति, और जो पार्टीज है वो अनुबंध करने में सक्षम है, और यहाँ पे जो उद्देश्य है वो कानूनी रूप से सही है, और जो प्रतिफल है वो भी कानूनी रूप से सही है। तो उनको मतलब जो एग्रीमेंट जो है जिनको व्यर्थ नहीं घोषित किया गया। धारा 10 जो है पूर्ण और संपूर्ण नहीं है, इसलिए कुछ अन्य धारणाएं भी हैं जिनको लागू करने योग्य समझौते के लिए आवश्यकता शामिल है। या हम इसको सरल भाषा में कह सकते हैं कि देखो, जब हम देखते हैं कि ये ठहराव जो है अनुबंध है, तो सेक्शन 10 के जो अनिवार्य एलिमेंट है वो इसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो वैध अनुबंध की जो अनिवार्यता है कि दो पक्ष होने चाहिए, एक पक्ष प्रस्ताव देता है, दूसरा पक्ष उसे स्वीकार करता है। अनुबंध जो होता है प्राकृतिक व्यक्ति जैसे राम, श्याम, जो कि जैसे हम और आप,
और जो कि फर्में हैं या कंपनी है जो कानूनी अस्तित्व वाले अन्य व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है। तो इसके अंदर एक केस है गुजरात राज्य बनाम रामलाल एंड कंपनी के मामले में। जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है, साझेदारी का विघटन होता है, तो फर्म की जो संपत्ति होती है भागीदारों के बीच में विभाजित की जाती है। तो बिक्री कर जो अधिकारी होता है वो सेल टैक्स लगाना चाहता है। तो कानून कहता है, कोर्ट कहता है कि ये बिक्री नहीं है, क्योंकि ये संयुक्त स्वामित्व था और यहाँ पे विक्रेता और खरीदार नहीं है, तो वो सेल टैक्स नहीं लगा सकता। और उसी तरह यहाँ पे पार्टियों को कानूनी दायित्व बनाने का इरादा होनी चाहिए। जब एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी पार्टी उसको स्वीकृत करती है, तो दोनों का इरादा जो होना चाहिए कानूनी दायित्व बनाने का होना चाहिए। कानूनी संबंध बनाने का इरादा होना चाहिए। जो सामाजिक और घरेलू, जैसे हमने बालोफर वर्सेस बालोफर का केस किया है, देखो वो एक घरेलू समझौता था जो कानूनी रूप से लागू नहीं हो सकता, तो वो अनुबंध नहीं होते। उसी तरह क्या होता है कि जैसे हम किसी को भोजन पे बुलाते हैं, उसको खाना नहीं खिलाते, या हम चाय पे बुलाते हैं या पार्टी पे बुलाते हैं और पार्टी नहीं करते, तो वो अनुबंध नहीं होते, क्योंकि वो सामाजिक अनुबंध होते हैं। और उसी तरह जो हमारे ठहराव है वो लिखित रूप में होने चाहिए। और कुछ मामलों के अंदर क्या होता है कि जैसे हम किसी को प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो उस ठहराव का पंजीकरण होना भी ज़रूरी है। इसी तरह क्या है कि देखो जो अर्थ की निजता, अनुबंध अधिनियम की धारा 29 के मुताबिक अनुबंध की जो शर्तें हैं वो सटीक और निश्चित होनी चाहिए, अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे ए बी को कहता है कि मैं तुझे 100 टन तेल बेचूंगा, अभी तेल की कौन सी क्वालिटी बेचेगा? अगर तो वो एक ही तेल में डील करता है फिर तो ये सही है, बट अगर वो बहुत सारी वैरायटी रखता है तब ये अस्पष्ट है। उसी तरह ही देखो जब भी हम किसी को प्रपोजल देते हैं वो उसे एक्सेप्ट करता है, तो वो कार्य जो होता है ऐसा असंभव कार्य नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं डेड बॉडी के अंदर जान डाल दूंगा या 5 मिनट के अंदर जो है यहाँ पे आम का पेड़ लगा दूंगा, तो इनके निष्पादन की संभावना जो होती है बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। यदि कार्य स्वामी शारीरिक या कानूनी रूप से असंभव है, तो इसे कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अनुबंध अधिनियम की धारा 56 में कहा गया है, किसी कार्य को करने का समझौता जो पॉसिबल ही नहीं है, जो असंभव है, वो व्यर्थ है, वो शून्य है। अब हम देखते हैं कि जो वैध अनुबंध है उसके आवश्यक तथ्य जो धारा 10 के मुताबिक बनाए गए हैं। एक है कि देखो यहाँ पे एक पार्टी प्रस्ताव रखती है और दूसरी पार्टी उसको स्वीकृत करती है। एक पक्ष के द्वारा वैध प्रस्ताव और दूसरे पक्ष के द्वारा वैध स्वीकृति होनी चाहिए। जैसे ए ने बी को 25,000 में अपनी लाल मारुति कार की पेशकश की और बी ने इसको स्वीकार कर लिया, तो ये एक वैध समझौता है। और उसी तरह लॉफुल कंसिडरेशन, वैध प्रतिफल, प्रतिफल का मतलब होता है कि बदले में कुछ। तो ये एक अनुबंध में एक आवश्यक तथ्य है। कानून ये नहीं देखता कि आपने 10,000 की चीज जो है 5,000 में बेच दी या 1,000 में बेच दी, मतलब उसमें होना चाहिए बदले में, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। निःशुल्क वादा जो होता है उसको हम कानूनी रूप से लागू नहीं करवाते। प्रतिफल जो है लीगल होना चाहिए। इसे कानून द्वारा जो है मतलब मना नहीं किया जाना चाहिए कि कानून द्वारा ये निषिद्ध नहीं होना चाहिए। अ, धारा 23 में कहा गया है कि प्रतिफल और जो उद्देश्य होते हैं वो लीगल होने चाहिए, अवैध नहीं होने चाहिए। दोनों पक्षों के मन में एकमतता होनी चाहिए, सामान्य सहमति होनी चाहिए। दोनों पक्षों को अनुबंध के विषय पर एक ही समय एक ही अर्थ में सहमत होनी चाहिए। जैसे ए अपनी लाल मारुति कार बेचना चाहता है लेकिन बी सोच रहा है कि वो लाल इसलिए बेच रहा है, तो यहाँ पे सहमति नहीं है, तो ये अनुबंध नहीं है। अनुबंध की क्षमताएं कि जो पार्टीज होती हैं वो सक्षम है, अनुबंध एंटर कर सकती हैं। तो सेक्शन 11 के अंदर ये कहा गया है कि जो निम्नलिखित व्यक्ति हैं ये अनुबंध में प्रवेश करने के लिए सक्षम है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो व्यक्ति मेजर है, जो जैसे हमारे देश के अंदर 18 साल का व्यक्ति जो है वयस्क है, तो वो वयस्क होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड, स्वस्थ दिमाग का होना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, अयोग्य नहीं होना चाहिए। उसी तरह जो हम ठहराव नाबालिग, पागल, मूर्ख और श्रापी व्यक्ति के साथ करते हैं, तो वो अनुबंध नहीं होते। स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। सहमति का मतलब होता है कि पक्षों ने एक ही बात पर एक ही अर्थ में सहमति व्यक्त की है। अनुबंध अधिनियम की धारा 14 में ये कहा गया है कि अनुबंध को स्वतंत्र तभी कहा जाता है जब वो जोर जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी, गलत बयानी और गलती से नहीं हुआ है।
वैध उद्देश्य अनुबंध का जो उद्देश्य है वो लीगल होना चाहिए। 23 में कहा गया है कि अनुबंध का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि कानून द्वारा मना किया गया हो, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम किसी के साथ एग्रीमेंट करें कि दूसरे की व्यक्ति की टांगे तोड़ दे या उसकी प्रॉपर्टी को आग लगा दे, तो इसे जो है अदालत नैतिक या सार्वजनिक नीति के विरुद्ध मानती है, तो ये अनुबंध नहीं होते। और उसी तरह जो भी हम अ, अनुबंध एंटर करने जा रहे हैं उसको परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई काम जो है शारीरिक या कानूनी रूप से उसको किया ही नहीं जा सकता, असंभव है, तो वो जो होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि उसे कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अनुबंध अधिनियम की धारा 56 में कहा गया है, किसी कार्य को करने का समझौता जो असंभव है वो व्यर्थ है, शून्य है। उसी तरह कानूनी कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं। यदि आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी नहीं की जाती तो अनुबंध जो होता है वैलिड अनुबंध नहीं बनेगा। अप्रोक्स सभी तथ्य इसके अंदर मौजूद होने चाहिए। अगर उनमें से कोई भी गायब है तो वो अनुबंध जो है कानून की नजर में जो है व्यर्थ है, अमान्य है, अवैध है और जिसको लागू नहीं किया जा सकता।